हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अब्दुल में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1, आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब कि अगर किसी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखें तो उसमें जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो सदैव वही संख्याएं प्राप्त होंगी जो हम करेंगे। मान लीजिए कि किसी भाज्य संख्या को हम भाग करते हैं और जो उसके गुणनखंड आते हैं वही कोई दूसरा करेगा, वही संख्याएं उसके गुणनखंड में आएंगी। तो इसका मतलब है कि अगर उनके गुणनखंड के आने वाले क्रम को न देखा जाए तो वो नंबर क्या होती हैं? अद्वितीय होती हैं। मतलब वो सेम नंबर ही रहेंगी, चाहे कोई भी भाज्य संख्या को कोई भी अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेगा। जैसे मान लीजिए कि 20 है और इसको हम भाग करते हैं तो 2 से करने लगे, 2 दहम 20, फिर 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। तो यहाँ पे ये हो गया 20 बराबर 20 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 5। मतलब एक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये भी एक अभाज्य संख्या है और ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो हमने 20 को क्या किया? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। ऐसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए। मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 150। अब इसको देखें, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2 से करेंगे इसको भाग, 2 सते 14, 1 बचेगा 10, 2 पंचे 10। अब देखेंगे कि 2 से हो गया, फिर देखेंगे किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब ये 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 25, फिर 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5। तो 150 को क्या लिख सकते हैं? 150 इज इक्वल टू 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ 150 भी एक भाज्य संख्या है तो इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया गया। अब इसमें देखिए, कोई बच्चा इसको लिखेगा। मान लीजिए कि हमने लिख दिया है 150 को 2 गुणे 3 गुणे 5। तो कोई बच्चा इसको लिखेगा 150 इज इक्वल टू 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2। इसमें जो नंबर आए हैं 3, इसमें आया है 2, 3, 5, 5। तो इसमें क्या किया? दूसरे बच्चे ने क्या किया? पहले 5 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया। तो इसमें ये नंबर जो हैं वो बदल नहीं रहे हैं, लेकिन इसका क्रम बदल दिया गया है। क्रम बदल दिया गया है लेकिन ये नंबर बदल नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि चाहे जो इसको भाग करे, चाहे जो इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखे, वो सेम नंबर ही रहेंगे, लेकिन उनका क्रम बदल सकता है। तो यहाँ पर ये जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है वो कहती है कि क्रम को अगर न देखा जाए तो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो अद्वितीय होगा। अब एक बात और है इसमें, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ 150 है। अब कोई बच्चा क्या करेगा? 150 को जब भाग करने लगेगा, 150 को भाग करने लगेगा तो वो देख रहा है कि ये 5 से कट रहा है। तो 5 से 15, 0 उतार देंगे। फिर क्या करेगा? फिर देखेगा 5 से कट रहा है तो 5 छक्के 30, फिर इसको 3 से कर देगा, 2 आएगा, फिर 2 एकम
2 आ गया। तो पहले उसने क्या किया, 5 से किया, फिर 3 से किया, फिर 2 से किया। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि जब हम भाग करें तो पहले सबसे छोटे अभाज्य संख्या से भाग करें, फिर उससे बड़े अभाज्य संख्या से भाग करें, फिर उससे बड़े अभाज्य संख्या से भाग करें। तो ये वाला क्रम जो है ये गलत हो जाएगा। इसको कैसे हमको भाग करना है, इसको जब हम भाग करें तो पहले छोटे से, फिर उससे बड़े से, फिर उससे बड़े अभाज्य नंबर से, ऐसे करेंगे। और जब हम लिखेंगे तो इसी क्रम में लिखेंगे, पहले छोटे वाले को, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को। तो अगर हम ये चीज़ फिक्स कर दें कि जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे, जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनको अगर हम आरोही क्रम में लिख दें, उनको अगर हम आरोही क्रम में लिख दें तो ये हमेशा एक अद्वितीय नंबर ही प्राप्त होगा। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। 420 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो इसको पहले हम किससे करेंगे, पहले किससे करते हैं, सबसे छोटे अभाज्य संख्या से, फिर उससे बड़े अभाज्य संख्या से, फिर उससे बड़े अभाज्य संख्या से। तो हम सबसे पहले किससे करेंगे, 2 से। 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 0। फिर 2 से कट जाएगा तो फिर हम 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 0, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये किससे कटेगा, अब ये 3 से कट जाएगा तो 3 से करेंगे। 3 त्रिके 9, 3 पचे 15। फिर हम देखेंगे अब ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये 3 से और 2 से नहीं कटेगा। तो अब हम इसको 5 से कट करेंगे तो ये होगा 5 सते 35। फिर हम इसको किससे करेंगे, 7 एकम 7। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे 420 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको आरोही क्रम में लिखा तो सबसे पहले छोटे अभाज्य संख्या से इसको भाग किया, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। तो जब कभी भी नंबर क्या हो 1 से अधिक बार आ जाए तो उसको क्या करेंगे, उस नंबर को हम लोग पावर के रूप में लिख देंगे उसको। जैसे 420 बराबर 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये क्या हो गया, 420 को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। तो जब हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे तो उसमें हमको कोई 2 नंबर दिए होंगे, 2 दिए हों, 3 दिए हों, 4 दिए हों, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे, उस संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे। फिर उसमें से हम देखेंगे जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो उसमें से हम देखेंगे कि उसमें उभयनिष्ठ नंबर कौन सा है, और एलसीएम जब निकालेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा पावर में आया हो उसको हम लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, अब एलसीएम और एचसीएफ की बात कर लेते हैं कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है और लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है। तो मान लीजिए कि हमारे पास 2 नंबर हैं 6 और 8, ये 2 नंबर हैं। तो जो महत्तम समापवर्तक होगा वो ऐसा नंबर होगा जिससे 6 और 8 बड़ा से बड़ा कोई ऐसा नंबर जिससे 6 और 8 दोनों में भाग दिया जा सके। मान लीजिए कि इसको जब हम भाग देंगे तो इसमें 6 में 2 और 3 से भाग जाएगा, और 4 में 2 और 4 से भाग जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन हो और वो सबसे बड़ा नंबर भी हो। तो इसमें 2 भी कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है। तो
6 और 8 में वह बड़ा से बड़ा नंबर है जो जिससे भाग चला जाएगा वो 2 है। और इसके अदर देन न तो 3 से भाग जाएगा दोनों में, न तो 4 से दोनों में भाग जाएगा। तो महत्तम समापवर्तक वो संख्या होती है जो दिए हुए नंबर में जो दिए हुए 2 हों या 3 नंबर हों या 4 नंबर हों, जितने भी हों, उसमें सबसे बड़ा नंबर हो जो सब में कॉमन आए। सबका जब गुणनफल करें, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में करें, तो वो सबसे बड़ा नंबर हो जिससे सारी संख्याओं में भाग किया जा सके। ऐसे लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? मान लीजिए कि 2 नंबर हैं, जैसे 6 और 8 है, तो 6 के पहाड़े में और 8 के पहाड़े में सबसे छोटा ऐसा नंबर पहाड़े में ऐसी संख्या आ जाए जिससे 6 और 8 दोनों से भाग चला जाए। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, ऐसे लिखते चले जाएंगे। 8 का टेबल पढ़ें तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48 और आगे ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि दोनों की टेबल में हो, दोनों के पहाड़े में हो, लेकिन वो सबसे छोटा नंबर हो। जैसे यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 24 है, यही सबसे छोटा नंबर है जो दोनों में है। यहाँ 48 है और यहाँ 48 है। तो हमको ऐसा नंबर लेना रहता है लघुत्तम समापवर्तक में जो सबसे छोटा हो, दोनों के पहाड़े में जो सबसे पहले आए, उसी को हम क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे हम जब यहाँ पे करेंगे तो उसको किस तरह से करेंगे, चलिए उस पे बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मान लीजिए कोई भी 2 नंबर हैं, तो उनको जब हम मान लीजिए कि 48, 6 को हम लिखें तो पहले हम लिखेंगे 6 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3। इसको कैसे? ऐसे यहाँ पे 6 को पहले 2 से भाग करेंगे, 2 एक 3 6, 3 एकम 3, तो 6 बराबर क्या आ गया? 2 गुणे 3। फिर 8 को करें तो 8 को करेंगे 2 2 और फिर 2। जैसे 8 को जब हम करेंगे तो पहले 2 से करेंगे 4, फिर इसमें 2 से चला जाएगा 2, फिर इसमें 2 से चला जाएगा 1, तो ये 8 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे छोटा अभाज्य, जब हम HCF निकालेंगे तो हम अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल, सबसे छोटी घातों का गुणनफल, और वो क्या हो? दोनों में जितने भी नंबर्स हैं उनमें क्या हो? कॉमन भी हो, उनमें उभयनिष्ठ हो। मान लीजिए कि 2 नंबर हैं तो वो दोनों में हो, 3 नंबर हो तो वो संख्या तीनों में आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 एक बार आया है और यहाँ पे 2 3 बार आया है। तो जब हम HCF निकालेंगे तो 2 तो दोनों में है, 2 दोनों में है, लेकिन सबसे छोटी घात किस पे है? इसमें। तो हम इसको क्या करेंगे? 2 की पावर 1 को ले लेंगे। इसमें 3 है और इसमें 3 नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है उसको हम लोग नहीं लेंगे। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 6 और 8 का HCF 2 हो जाएगा। ऐसे अगर हम इसका LCM निकालें तो LCM क्या होता है? LCM होता है अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, इसमें उभयनिष्ठ नहीं है। इसमें जितने भी नंबर आएंगे, जितने भी अभाज्य संख्याएं आएंगी, सबको लिखना रहेगा और सबकी बड़ी पावर जो होगी उस वाले को लिखना रहेगा। तो इसमें देखिए दूसरे वाले में 8 में 2 की पावर 3 है इसमें,
मतलब, और इसमें केवल एक ही पावर है, तो जो सबसे बड़ी घात होगी वो हम लेंगे, तो 2 की पावर 3 वाला ले लेंगे। फिर इसमें 3 है और इसमें नहीं है, तो इसमें उभयनिष्ठ की तो बात हो नहीं रही है, तो यहाँ पे 3 है केवल, तो हम इसको 3 ले लेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3, 8 त्रिक 24। तो हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और उसकी जांच भी करेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।